नमस्कार। आज की हमारी चर्चा खास तौर पर उन सभी के लिए है जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीएसपीएससी जैसी परीक्षाओं पर जिनका मेन फोकस है। हमारे पास बिहार मैटर्स नाम के एक चैनल के लेक्चर नोट्स हैं और इनका जो टाइटल है वो है टेंस पार्ट 2 और कंडीशनल मास्टर क्लास। और इन नोट्स को पढ़ते ही एक बात तो साफ हो जाती है, इनका अंदाज बड़ा अनोखा है। ये कहते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका सिलेक्शन केंद्रित है। नमस्ते। और ये जो शब्द है ना, सिलेक्शन केंद्रित, यही इन नोट्स का पूरा सार है। इनका मकसद आपको भाषाविद बनाना नहीं है, बल्कि एक एस्पिरेंट को एग्जाम हॉल में दूसरों से एक कदम आगे रखना है। इसलिए आज का हमारा मिशन सिर्फ ग्रामर के रूल्स को दोहराना नहीं है, बल्कि उस स्ट्रैटेजी को समझना है जिसके तहत ये नियम सिखाए जा रहे हैं। हम खास तौर पर उन जाल या ट्रैप्स पर ध्यान देंगे जिनका जिक्र नोट्स में बार बार आता है, क्योंकि एग्जामिनर वहीं पर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी स्ट्रैटेजी को समझने की शुरुआत करते हैं। नोट्स में पहला ही एक बड़ा दिलचस्प वाक्यांश है, अतीत का भी अतीत। ये सुनने में तो किसी पहेली जैसा लगता है, लेकिन इसका संबंध पास्ट परफेक्ट टेंस से है। सच कहूं तो ये हैड का इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं, इसमें मैं हमेशा उलझ जाता हूं। क्या इसका कोई सीधा साधा नियम है जो एग्जाम में तुरंत याद आ जाए? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, और देखिए, नोट्स इसी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। नियम बहुत सरल है। जब भी अतीत में दो काम हुए हों, तो बस ये पता लगाना है कि कौन सा काम पहले हुआ। जो काम पहले हुआ, यानी जो अतीत का भी अतीत है, उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगेगा, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम उसके बाद हुआ, उसके साथ सिंपल पास्ट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, तो जो क्लासिक उदाहरण हम सबने सुना है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, उसमें ट्रेन का जाना अतीत का भी अतीत है, क्योंकि वो मेरे पहुंचने से पहले हुआ, इसीलिए वहां हैड लेफ्ट लगा। हर बार लॉजिकली सोचने का टाइम नहीं होता, इसलिए एक शॉर्टकट अपनाइए। बिफोर और आफ्टर जैसे कीवर्ड्स को पहचानिए। नियम यह है कि बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आएगा, तो वाक्य के दूसरे हिस्से में अपने आप पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा, तो दूसरे हिस्से में सिंपल पास्ट लगेगा। अरे वाह, ये तो वाकई एक शॉर्टकट है। सिर्फ कीवर्ड देखना है, बिफोर प्लस सिंपल पास्ट तो पहले पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट तो बाद में सिंपल पास्ट। ये तो सच में सिलेक्शन केंद्रित तरीका है, ज्ञान से ज्यादा तकनीक पर जोर। बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं होती, वो टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर में सही फैसला लेने की भी होती है। ये शॉर्टकट आपको सोचने के वो कीमती सेकंड्स बचाता है, जहां दूसरे कैंडिडेट्स शायद वाक्य का हिंदी में अनुवाद करके उलझ रहे होंगे। अतीत में दो घटनाओं को क्रम में रखना तो समझ आया, पर क्या भविष्य के लिए भी ऐसा कोई नियम है? नोट्स में एक जगह एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरा वाक्य था, अगले महीने तक मैं पूरा बीपीएससी सिलेबस पूरा कर चुका हूंगा। इसका अंग्रेजी अनुवाद था, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव कंप्लीटेड द एंटायर बीपीएससी सिलेबस। ये विल हैव कंप्लीटेड क्या दिखाता है? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और इसका काम भविष्य में एक निश्चित समय सीमा या कह लीजिए डेडलाइन तक किसी काम के पूरा हो जाने की गारंटी देना है। इसे पहचानने का सबसे बड़ा संकेत है बाय द टाइम या बाय नेक्स्ट मंडे जैसे वाक्यांश। जब भी आप भविष्य की किसी डेडलाइन की बात करते हैं, तो इस टेंस का इस्तेमाल होता है। ये बात तो बहुत गहरी है कि ग्रामर आपकी मानसिकता को भी दिखा सकता है। एक एस्पिरेंट का ये कहना कि मैं अगले महीने तक सिलेबस पूरा कर चुका हूंगा, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक तरह का संकल्प है। लेकिन क्या एग्जामिनर सच में इतनी गहराई में सोचता है, या उनके लिए ये सिर्फ एक सही या गलत का सवाल है? देखिए, एग्जामिनर के लिए तो ये व्याकरणीय नियम का सही या गलत इस्तेमाल ही है, लेकिन एक कैंडिडेट के लिए बहुत मायने रखता है। जब आप इस तरह के वाक्य लिखते या सोचते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक लक्ष्य दे रहे होते हैं। ये सिर्फ अंग्रेजी का नियम नहीं है, ये लक्ष्य निर्धारण का एक तरीका भी है। नोट्स में इस तरह के उदाहरण देकर वो सिर्फ ग्रामर नहीं, बल्कि तैयारी का एक माइंड सेट भी बना रहे हैं। बिल्कुल। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे नोट्स में बड़े नाटकीय ढंग से सिलेक्शन जोन कहा गया है, कंडीशनल वाक्य। ऐसा क्यों है? बीपीएससी को इन इफ देन वाक्यों से इतना लगाव क्यों है? क्योंकि कंडीशनल वाक्य एक साथ कई चीजें परखते हैं। वो आपकी लॉजिकल क्षमता, अलग अलग समय के बीच संबंध बनाने की समझ और कल्पना करने की क्षमता,
सब कुछ एक ही वाक्य में जांच लेते हैं। इसीलिए ये एग्जामिनर्स का पसंदीदा एरिया है और यहीं सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स फंसते हैं। नोट्स के अनुसार अगर आपने ये समझ लिया तो आपका स्कोर काफी बढ़ सकता है। तो चलिए इस सिलेक्शन जोन के पहले नियम को समझते हैं, जिसे नोट्स खुली शर्त या ओपन कंडीशन कहते हैं। ये सबसे सीधी शर्त है। नियम है, इफ वाले हिस्से में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें और जो मेन हिस्सा है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का। जैसे इफ इट रेन्स आई विल नॉट कम, यानी अगर बारिश होती है तो मैं नहीं आऊंगा। और यहीं पर वो जाल आता है जिसका जिक्र नोट्स में है, डबल विल की गलती। मुझे ईमानदारी से मानना पड़ेगा, ये गलती मैं भी करता था। मैं सोचता था इफ इट विल रेन आई विल नॉट कम। ये सुनने में सही लगता है, पर नोट्स कहते हैं कि ये पूरी तरह गलत है। हाँ, और ये गलती इसलिए इतनी आम है क्योंकि हम अक्सर हिंदी से सीधे सीधे ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में हम कहते हैं अगर बारिश होगी तो मैं नहीं आऊंगा। दोनों हिस्सों में भविष्यकाल है। इसी सोच के साथ छात्र इफ वाले हिस्से में भी विल लगा देते हैं। परीक्षक आपकी इसी भाषाई आदत का फायदा उठाते हैं। याद रखने का सरल तरीका है, शर्त हमेशा वर्तमान में रखी जाती है और उसका परिणाम भविष्य में दिखता है। इसलिए इफ के साथ विल कभी नहीं लगता। तो ये तो हुई उन शर्तों की बात जो पूरी हो सकती हैं, लेकिन नोट्स में कुछ ऐसी स्थितियों का भी जिक्र है जो पूरी तरह से काल्पनिक हैं। जैसे अगर मैं पक्षी होता, या जैसा नोट्स में लिखा है इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर। ऐसी बातों के लिए क्या नियम है? यह है दूसरी शर्त, यानी काल्पनिक शर्त या इमेजिनरी कंडीशन। इसका नियम है इफ वाले हिस्से में सिंपल पास्ट और मुख्य हिस्से में वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म V1। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है जिस पर नोट्स खासतौर पे ध्यान दिलाते हैं। इस तरह के काल्पनिक वाक्यों में सब्जेक्ट चाहे आए, ही, शी या कुछ भी हो, क्रिया हमेशा वर ही होगी, वॉज कभी नहीं। हमेशा वर? आई के साथ भी? ये तो सामान्य नियम के बिल्कुल खिलाफ है। आमतौर पर तो हम आई वॉज या ही वॉज कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये असलियत नहीं है, ये कोरी कल्पना है। ग्रामर में कल्पना या इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए एक खास मूड होता है जिसे सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। ये नियम उसी का हिस्सा है, पर आपको ये मुश्किल नाम याद रखने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखें कि जब भी आप कुछ ऐसा बनने की कल्पना कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, जैसे इफ आई वर अ बर्ड, इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, तो हमेशा वर का ही इस्तेमाल होगा। ये एक ऐसा नियम है जिसे परीक्षक जानते हैं कि ज्यादातर लोग गलत करेंगे। अब मैं समझा, ये वाकई एक सिलेक्शन जोन है। अब तीसरे और आखिरी कंडीशनल पर आते हैं। नोट्स में इसका उदाहरण सीधे एक कैंडिडेट की दुखती इश्क पर हाथ रखता है। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द बीपीएससी एग्जाम। यानी अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम बीपीएससी परीक्षा पास कर चुके होते। ये वाक्य सुनकर ही भारीपन महसूस होता है। इसे अतीत की अधूरी शर्त या अनफुलफिल्ड पास्ट कहते हैं, या जैसा आपने कहा, पछतावे का नियम। ये उन चीजों के बारे में है जो अतीत में हो सकती थीं पर हुई नहीं और अब उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसका नियम थोड़ा लंबा है। इफ वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3 और मुख्य हिस्से में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। एक मिनट, यहां भी हैड स्टडीड यानी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो बिल्कुल हमारी पहली चर्चा अतीत के भी अतीत जैसा ही लग रहा है। क्या इन दोनों में कोई गहरा संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इन दोनों में एक गहरा तार्किक संबंध है। दोनों ही एक ऐसे अतीत की बात करते हैं जो एक दूसरे अतीत से भी पहले का है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड में दोनों घटनाएं असल में हुई थीं। यहाँ इफ यू हैड स्टडीड में पढ़ाई करना एक काल्पनिक अतीत है जो परीक्षा पास करने वाले अतीत से पहले होना चाहिए था पर हुआ नहीं। तो स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन एक वास्तविकता को दिखाता है और दूसरा एक असंभव हो चुकी कल्पना को। ये कनेक्शन समझना आपकी समझ को और भी गहरा कर देता है। इन तीन कंडीशनल नियमों के अलावा नोट्स के आखिर में एक क्विक रिवीजन टेबल है। उसमें कुछ और आम गलतियों का जिक्र है। मुझे पहली वाली देखकर ही लगा कि ये गलती तो बहुत लोग करते हैं। वाक्य है आई हैव सीन हिम येस्टरडे, जिसे गलत बताया गया है। सही है आई सॉ हिम येस्टरडे। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का ये कंफ्यूजन क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही गुजरे हुए समय की बात करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जब आप येस्टरडे, लास्ट मंथ, इन 2010 जैसे किसी खास समय का जिक्र करते हैं तो वो घटना वहीं अतीत में खत्म हो गई। उसके लिए हमेशा सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होता है।
प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल तब होता है जब किसी बीती हुई घटना का असर वर्तमान तक हो या जब समय निश्चित ना हो। जैसे आई हैव सीन दिस मूवी। येस्टरडे शब्द उस वर्तमान के कनेक्शन को तोड़ देता है, इसलिए हैव सीन गलत हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी गलती, वाक्य है ही इज लिविंग हियर सिंस 2010। ये सुनने में तो बिल्कुल ठीक लगता है, फिर इसमें क्या गड़बड़ है? यहाँ पे कीवर्ड है सिंस। जब भी कोई काम अतीत में शुरू होकर अब भी चल रहा हो और आप उसके शुरुआती समय सिंस 2010 या कुल अवधि फॉर 10 इयर्स का जिक्र करते हैं, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होता है, यानी ही हैज बिन लिविंग हियर सिंस 2010। ये दिखाता है कि रहने का काम 2010 में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। ही इज लिविंग सिर्फ वर्तमान की स्थिति बताता है, उस ड्यूरेशन को नहीं दिखाता। और तीसरा उदाहरण तो हमारी कंडीशनल वाली चर्चा से ही जुड़ा है। इफ ही कम्स आई वुड गो। अब मैं समझ सकता हूं कि ये क्यों गलत है। इफ के साथ प्रेजेंट टेंस है, कम्स है तो ये पहली शर्त हुई और उसके साथ तो फ्यूचर यानी विल गो आना चाहिए। यहां वुड गो लगाकर इसे दूसरी काल्पनिक शर्त के साथ मिला दिया गया है। ये तो नियमों का मिक्सअप है। बिल्कुल, और यही एग्जामिनर करते हैं। वो एक नियम के हिस्से को दूसरे नियम के हिस्से के साथ मिला देते हैं ताकि वाक्य पढ़ने में सही लगे पर ग्रामर के हिसाब से वो गलत हो। आपकी नज़र इसी असंतुलन को पकड़ने के लिए ट्रेंड होनी चाहिए। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने अतीत का भी अतीत के नियम से शुरुआत की, भविष्य की योजनाओं के लिए फ्यूचर परफेक्ट को समझा और फिर सिलेक्शन जोन यानी कंडीशनल के 3 प्रकारों पर गहराई से बात की। वो शर्तें जो सच हो सकती हैं, जो पूरी तरह काल्पनिक हैं, और वो जो अतीत में अधूरी रह गई। और ये साफ है कि बिहार मैटर्स के ये नोट्स सिर्फ नियम नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि परीक्षा के मनोविज्ञान को समझने में मदद कर रहे हैं। ये जानना कि गलतियां कहाँ होती हैं और उनसे कैसे बचना है। ये नोट्स व्याकरण को एक सैद्धांतिक विषय के तौर पर नहीं देखते, बल्कि परीक्षा में अंक हासिल करने के एक प्रैक्टिकल टूल के रूप में पेश करते हैं। हर नियम, हर टिप, हर जाल सीधे एग्जाम हॉल के प्रेशर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये सिर्फ नियम रटना नहीं है, बल्कि भाषा में समय और संभावना के लॉजिक को समझना है। और ये नोट्स उस लॉजिक को समझने का एक शॉर्टकट देते हैं, जो एक प्रतियोगी के लिए बहुत कीमती है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। इन नोट्स का पूरा ध्यान परीक्षा पास करने पर है। तो क्या इन नियमों और जाल में महारत हासिल करने का मतलब वास्तव में भाषा में महारत हासिल करना है या सिर्फ परीक्षा में महारत हासिल करना है? और एक बार चयन हो जाने के बाद इस ज्ञान का क्या होता है, इस पर सोचिएगा जरूर।